उस दिन बारिश नहीं थी, फिर भी खिड़की के शीशे पर पानी की बारीक सी परत जमी हुई लग रही थी। धूप बाहर थी, लेकिन घर के भीतर एक ठंडी सी छाया पसरी हुई थी। ऐसी छाया जो किसी मौसम से नहीं आती, बल्कि मन के भीतर के सवालों से बनती है। अभय ने रसोई की तरफ देखा। गैस पर चाय का पतीला धीमे धीमे उबल रहा था। दूध की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठते फूटते फिर गायब हो जाते, जैसे हर दिन के छोटे झगड़े जो उठते हैं, फूटते हैं और फिर बिना हल हुए मन में कहीं रह जाते हैं। दीवार घड़ी ने 9 बजने का इशारा किया। वही 9 बजना जो पिछले 6 महीनों से उनका रोज का समय बन गया था। स्नेहा की जल्दी, उसके कदमों की तड़प, उसकी आवाज का वह बनावटी उत्साह, लेट हो रही हूं, और फिर दरवाजे के बंद होने की एक हल्की सी आवाज जो अभय को हर सुबह थोड़ी देर तक सुनाई देती रहती थी, जैसे घर उसी आवाज से खाली होता हो। स्नेहा उसी समय कमरे से निकली, पतली सी मुस्कान ली। उसने हल्का सा मेकअप किया था, जैसे किसी दफ्तर नहीं, किसी मंच पर जाने की तैयारी कर रही हो। कुर्ते की आस्तीन ठीक करते हुए बोली, आज थोड़ा इमरजेंसी वर्क है, मीटिंग लंबी हो सकती है। इमरजेंसी? अभय ने सामान्य सा स्वर बनाया, पर भीतर कुछ धड़क गया। पिछले कुछ महीनों में यह शब्द बहुत बार आया था। इमरजेंसी, कॉल, क्लाइंट, ऑन साइट, ट्रेनिंग, रिव्यू, शब्दों का एक पूरा नक्शा जो किसी असली नौकरी जितना ही विश्वसनीय लगता था। फिर भी उसमें किसी चीज की कमी थी, सच की गर्मी, बोलने की सहजता। स्नेहा ने पर्स उठाया, फोन जेब में रखा और अभय के पास आकर माथे पर हल्का सा हाथ रखा। वह स्पर्श इतना हल्का था कि प्रेम का संकेत कम और औपचारिकता अधिक लगती थी। शाम को देर हो जाएगी, उसने कहा। तुम खा लेना। अभय ने सिर हिला दिया। कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था वह पूछेगा तो स्नेहा चिढ़ जाएगी, वह चुप रहेगा तो उसका अपना मन उसे काटने लगेगा। यह विवाह भी पिछले कुछ समय से इसी दोराहे पर टिका था, प्रश्न और चुप्पी दोनों में ही चोट। दरवाजा बंद हुआ और घर फिर वहीं हो गया। एक आदमी, एक चाय और बहुत सा खालीपन। चाय के कप में भाप उठती रही। अभय ने मोबाइल उठाया। उसने बस यूं ही स्नेहा का व्हाट्सएप खोला। एक आदत सी बन गई थी अब, जैसे आदमी बिना कारण दरवाजे की कुंडी जांच लेता है। स्नेहा का आखिरी संदेश रात का था, कल का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, चिंता मत करना। अभय ने फोन नीचे रख दिया। उसे याद आया, पिछले महीने उसने स्नेहा से कंपनी का नाम पूछा था। स्नेहा ने बिना रुके कहा था, वेलमोंट कंसल्टिंग। नाम ऐसा था जो शहर की किसी ऊंची इमारत के कांच के पीछे बैठी किसी कंपनी की तरह लगता था। पर जब अभय ने अपने दिमाग में उसके बारे में सोचा, उसे कोई चेहरा, कोई जगह, कोई बोर्ड नहीं दिखा, सिर्फ एक शब्द, वेलमोंट, जो हवा में लटकता रहा। उसी दिन शाम को अभय ने हल्के से गूगल किया था, वेलमोंट कंसल्टिंग। कई जगहों के नाम निकले, कई देशों के, कई छोटे छोटे पते, पर उनके शहर में, उनके इलाके में कुछ नहीं। उसने खुद से कहा था, बड़ी कंपनियों के ऑफिस अलग जगह भी हो सकते हैं, शायद नाम थोड़ा अलग हो, शायद वेबसाइट अपडेट ना हो। मन बहाने ढूंढने में कितना तेज होता है, पर बहानों की भी उम्र होती है। 6 महीनों में स्नेहा ने नए कपड़े लिए, मगर बैंक खाते में तनख्वाह के आने का कोई संकेत नहीं था। वह पहले भी नौकरी करती थी, उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, पर घर के खर्चों में उसका हिस्सा रहता था, और उससे अधिक उसके चेहरे पर आत्मसम्मान रहता था। वही आत्मसम्मान धीरे धीरे कहीं खो गया था। स्नेहा अब बिलों की बात पर हंस देती, तुम देख लो ना। और जब अभय उसे पैसे भेज देता तो एक पल के लिए उसकी आंखों में राहत की जगह कुछ और दिखता, जैसे शर्म या जैसे किसी अपराध का छोटा सा टुकड़ा। उस दिन अभय का दफ्तर बंद था। रविवार नहीं था, पर उसकी टीम का एक प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और उसे घर से काम करने की सुविधा मिली थी। वह अपने लैपटॉप पर बैठा था, लेकिन आंखें स्क्रीन पर नहीं टिक रही थीं। दिमाग बार बार एक ही जगह लौट आता, स्नेहा कहाँ जाती है। दोपहर करीब 12 बजे स्नेहा का संदेश आया, इमरजेंसी वर्क ट्रिप, अचानक बाहर जाना पड़ रहा है, रात शायद ना पाऊं। अभय ने संदेश पढ़ा और उंगलियां कुछ देर तक स्क्रीन पर रुकी रहीं। वर्क ट्रिप, इतनी जल्दी, और वह भी अचानक? अभय ने जवाब लिखा, फिर काट दिया।
फिर लिखा, फिर काट दिया। अंत में उसने बस इतना टाइप किया, कहाँ जा रही हो? स्नेहा का जवाब तुरंत नहीं आया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये वही गैप था जो पिछले महीनों में बढ़ गया था। पहले वह तुरंत जवाब देती थी, अब हर सवाल के बाद एक विराम आता, जैसे वह किसी से सलाह लेकर बोल रही हो या किसी कहानी का अगला वाक्य सोच रही हो। अभय ने फिर लिखा, स्नेहा सच बताओ, सब ठीक है? और उसी समय जैसे किसी धागे पर खींच दिया गया हो, उसके भीतर का संदेह तना। उसने कुर्सी पीछे की, जैकेट उठाई, बिना किसी निश्चय के वह बाहर निकल गया। बाहर का आसमान साफ था, पर हवा में धूल थी। सड़क पर बसें, ऑटो, बाइक सब अपने अपने शोर में व्यस्त थे। अभय ने अपनी कार स्टार्ट की और उस रास्ते पर चल पड़ा जहां स्नेहा आम तौर पर जाती थी, मेट्रो स्टेशन की ओर। पर आज स्नेहा वहां नहीं थी। उसने एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा, फिर उसने उस छोटी सी गली में कार घुसाई जहां से मेट्रो स्टेशन का बैक एंट्रेंस दिखता था। कुछ देर बाद उसने देखा स्नेहा एक कैब में बैठी हुई थी और कैब स्टेशन की तरफ नहीं, उल्टी दिशा में जा रही थी। वह जल्दी में थी, हाथ में फोन, आंखें बाहर कहीं और। अभय की हथेलियों में पसीना आ गया। उसने कार आगे बढ़ाई, कैब के पीछे पीछे चल पड़ा। वह पीछा नहीं करना चाहता था, कम से कम उसने खुद से यही कहा। वह बस जानना चाहता था, और जानना कभी कभी पीछा बन जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। कैब शहर की मुख्य सड़क पर चढ़ गई, फिर एक बड़े जंक्शन पर दाईं ओर मुड़ी, फिर लगातार 3 सिग्नल पार कर एक इलाके में घुस गई जहां बड़े बड़े होटल, चमकदार कैफे और विदेशी नामों वाले रेस्टोरेंट थे। अभय ने कार थोड़ी दूरी पर रोक दी। उसके भीतर एक डर बैठ गया, ऐसा डर जो किसी खतरे का नहीं बल्कि किसी सच्चाई का होता है। कैब एक होटल के सामने रुकी। होटल का दरवाजा कांच का था, भीतर पीली रोशनी थी। बाहर 2 लोग सूट में खड़े थे। स्नेहा ने भुगतान किया, कैब से उतरी, अपना दुपट्टा ठीक किया और बिना इधर उधर देखे भीतर चली गई। अभय कुछ देर तक कार में बैठा रहा। दिल जैसे पसलियों से टकरा रहा था। उसका मन कह रहा था, वापस लौट जाओ, ये गलती है, पर शरीर नहीं हिला। उसने कार लॉक की, कदमों में भारीपन लिए होटल की तरफ चला। होटल के भीतर ठंडा एसी, खुशबूदार हवा और नर्म कालीन था। रिसेप्शन पर एक युवती मुस्कुराई, वही मुस्कान जो यहां हर ग्राहक के लिए होती है। अभय ने नजरें घुमाई। दूर एक कोने में लाउंज था जहां लोग धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। वहीं खिड़की के पास स्नेहा बैठी थी और उसके सामने एक आदमी था। उस आदमी का चेहरा भारतीय नहीं था। हल्की दाढ़ी, साफ कटे बाल और कपड़ों में वह सहज आत्मविश्वास जो अक्सर विदेशियों में दिखता है। वह झुककर कुछ बोल रहा था। स्नेहा का चेहरा नीचे था, फिर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह मुस्कान अभय के लिए नहीं थी, न वह घर वाली थकी मुस्कान, न बहाने वाली हंसी। वह किसी पुराने परिचय की मुस्कान थी जो सीधे हृदय में लगती है। अभय को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में अचानक रुई भर दी हो। होटल की आवाजें दूर चली गईं। उसके कदम धीमे हुए। वह लाउंज की तरफ बढ़ा, पर इतना पास नहीं गया कि किसी का ध्यान उस पर पड़े। वह बस देखता रहा। आदमी ने अपना हाथ मेज पर रखा। स्नेहा ने कुछ देर के लिए उसकी उंगलियों को छुआ, फिर तुरंत हाथ पीछे कर लिया, जैसे कोई गलत हरकत नहीं, बस एक भूली बिसरी आदत हो। अभय ने उस आदमी की जेब से निकला एक लिफाफा देखा, सफेद, मोटा, जो उसने मेज पर रखा। स्नेहा ने बिना जल्दी किए उसे अपने पर्स में रख लिया। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए राहत आई, फिर वह फिर से सामान्य हो गई। अभय की सांस फंस गई। पैसे, लिफाफा, ये कौन है? उसी पल उसे याद आया, स्नेहा ने एक बार बहुत पहले शादी के शुरुआती दिनों में अपने कॉलेज के दिनों का एक किस्सा बताया था। एक लड़का था जो विदेशी था, डेविड उसने नाम लिया था। उसने कहा था बस दोस्त था, बहुत केयरिंग, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बात बदल दी थी, जैसे पुराने पन्ने उलटते हुए हाथ डर जाए। डेविड। अभय ने दिमाग में नाम दोहराया और जैसे कोई खिड़की खुल गई। उस विदेशी चेहरे में उसे वही नाम दिखाई देने लगा, डेविड किम। उसके भीतर कुछ टूट गया, लेकिन टूटने की आवाज नहीं आई, सिर्फ एक खामोशी आई जो आदमी को भीतर से खोखला कर देती है। स्नेहा उठी, डेविड भी उठा।
उन्होंने साथ में लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाए। अभय ने उन्हें दूर से जाते देखा। लिफ्ट के सामने वे रुके। डेविड ने कुछ कहा। स्नेहा ने गर्दन हिला दी। फिर दोनों लिफ्ट के भीतर चले गए। दरवाजा बंद हुआ और अभय को लगा जैसे किसी ने उसके जीवन का दरवाजा भी बंद कर दिया हो। उसके पैर अचानक भारी हो गए। वो वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथों में गुस्सा नहीं था। गुस्सा होता तो शायद वह चीख पड़ता, दौड़ता, दरवाजा पीटता। उसके हाथों में बस कांपती हुई बेचैनी थी, जैसे किसी ने उसकी पहचान छीन ली हो और वह अपने नाम को टटोल रहा हो। अभय होटल की लॉबी से बाहर निकल आया। बाहर धूप आंखों में चुभी। सड़क पर वही शोर था, वही जीवन, लेकिन उसके भीतर एक दूसरी दुनिया गिर रही थी। उसने कार में बैठते ही स्नेहा को कॉल किया। फोन नहीं उठा। उसने फिर कॉल किया, फिर भी नहीं। उसने मैसेज लिखा, बस एक वाक्य, मैं होटल के बाहर हूं। यह वाक्य भेजते ही उसे लगा कि उसने कोई बड़ा पत्थर पानी में फेंक दिया है। अब लहरें आएंगी, और उन लहरों के साथ सच भी। 4 मिनट बाद स्नेहा का कॉल आया। आवाज में हड़बड़ाहट थी और उससे भी अधिक एक कोशिश सामान्य रहने की। तुम कहाँ हो? वो बोली। तुम्हारे वर्क ट्रिप के बाहर, अभय ने कहा। आवाज शांत थी पर भीतर समुद्र था। नीचे आओ। अभय, मैं मीटिंग में हूं। नीचे आओ स्नेहा। उसने शब्दों को जोर नहीं दिया। जोर की जरूरत नहीं थी। सच अपने आप भारी होता है। अभी। कॉल कट गई। अभय ने कार की खिड़की से होटल की तरफ देखा। 5 मिनट बाद स्नेहा दिखाई दी। वह तेज कदमों से निकली, आंखें चारों ओर दौड़ाती हुई। उसने अभय की कार देखी और जैसे एक पल के लिए ठिठक गई। फिर दरवाजा खोला, भीतर बैठी और तुरंत बोली, तुम यहां क्यों आए? तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? अभय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्का सा काजल फैला हुआ था, शायद पसीने से। माथे पर तनाव की एक महीन रेखा थी। उसने अपने पर्स को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसी में उसकी सुरक्षा हो। तुम झूठ बोल रही थी, अभय ने कहा। कब से? स्नेहा ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसकी सांस तेज थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, जैसे बाहर कोई जवाब लिखा हो। किस बारे में? उसने आखिर कहा। अभय ने थोड़ी देर चुप रहकर शब्द चुने, ताकि वे हथियार न बने, सिर्फ आईना बने। नौकरी के बारे में, कंपनी के बारे में, तुम्हारे ऑफिस के बारे में। स्नेहा की उंगलियां पर्स पर कस गईं। उसकी आवाज टूटने लगी। तुम समझ नहीं रहे, मैं बताना चाहती थी। और वह? अभय ने होटल की ओर सिर से इशारा किया। वह कौन था? डेविड किम? नाम सुनते ही स्नेहा जैसे सिकुड़ गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ क्षण तक बिल्कुल चुप रही, फिर धीमे से बोली, तुमने देखा? अभय ने सिर हिलाया। हाँ, और मैंने देखा कि उसने तुम्हें एक लिफाफा दिया। स्नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन वह रोई नहीं, जैसे आंसू भी डरते हों कि कहीं गिरकर सच को और साफ न कर दें। मैंने नौकरी खो दी थी, उसने धीरे से कहा। 6 महीने पहले। यह वाक्य गिरा और अभय को लगा जैसे घर का कोई खंभा गिर पड़ा हो। वह जानता था कि कभी न कभी यह सच निकलेगा, पर जब निकलता है तो मन फिर भी तैयार नहीं होता। क्यों? अभय ने पूछा। मुझसे क्यों नहीं कहा? स्नेहा ने होंठ काटे। उसकी आवाज में शर्म थी, घुटन थी। मैं हार गई थी अभय, सबके सामने, तुम्हारे सामने। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे कमजोर समझो। अभय ने गहरी सांस ली। कमजोर? नौकरी जाना कमजोरी नहीं होती स्नेहा, पर झूठ कमजोरी नहीं, चुनाव होता है। स्नेहा ने अपना सिर झुका लिया। मैंने सोचा कुछ महीनों में नई नौकरी मिल जाएगी, मैं तुमसे कह दूंगी, फिर भी नहीं मिली। मैं रोज निकलती थी, लाइब्रेरी जाती थी, इंटरव्यू के लिए जाती थी, कभी कभी बस घूमती थी ताकि घर में बैठे बैठे घुट न जाऊं। अभय ने उसे देखा। उसके भीतर कहीं एक करुणा उठी, लेकिन करुणा को भी चोट लगती है। और डेविड? स्नेहा की पलकें कांपी। वह पुराने समय का दोस्त था। उसने सोशल मीडिया पर मुझे ढूंढ लिया। उसने पूछा मैं कैसी हूं। मैंने बस कहा कि सब ठीक है। फिर एक दिन मैंने उसे सच बता दिया और उसने पैसे देने शुरू किए, अभय ने सपाट स्वर में कहा। स्नेहा ने सिर हिलाया, जैसे उस हिलने में स्वीकारोक्ति भी हो और अपराध भी। हाँ, उसने कहा, तुम परेशान मत हो। उसने मदद की, पहले बस एक बार।
फिर मैं फंसती चली गई। अभय ने उसके शब्दों के बीच की खाली जगह सुनी। वहां कुछ था जो वह नहीं कह रही थी। अभय ने गाड़ी की चाबी पर उंगली रखी, फिर पूछा, बहुत धीरे, बहुत साफ, क्या सिर्फ पैसे थे स्नेहा? स्नेहा ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखें सीधे अभय की आंखों से मिली। उनमें डर था, और डर से बड़ा सच। उसने होंठ खोले। आवाज निकलने से पहले उसकी गर्दन में एक गांठ उभरी। फिर उसने कहा, नहीं। अभय की पीठ जैसे सीट से चिपक गई। उसे लगा उसकी सांस किसी ने रोक दी है। बाहर सड़क पर एक बस हॉर्न देती हुई निकल गई। कोई बच्चा हंसा। दुनिया चलती रही और अभय के भीतर सब रुक गया। कब? उसने पूछा। कितनी बार? स्नेहा ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को देखने से डरती हो। मैं नहीं चाहती थी, पर मैं अकेली थी अभय। मैं शर्म से भर गई थी, और वह मुझे सुनता था। अभय ने उसकी बात का अर्थ समझ लिया। सुनता था। कभी कभी यही शब्द सबसे बड़ा दरवाजा खोल देता है, और सबसे बड़ा धोखा भी। उसके भीतर गुस्सा आया, पर वह गुस्सा भी थका हुआ था, जैसे किसी ने उसे छीन लिया हो। उसने धीमे से कहा, मैं भी तुम्हें सुन सकता था स्नेहा, अगर तुम बोलती। स्नेहा रो पड़ी। इस बार आंसू गिरे। उसकी हथेलियां आंखों पर थीं, जैसे वह खुद को छुपा लेना चाहती हो। मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगे। अभय ने एक क्षण को उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। स्पर्श अब दवा नहीं था, स्पर्श अब उलझन बन सकता था। उसने गाड़ी स्टार्ट की। घर चलो, उसने कहा। अब कोई बात रास्ते में नहीं। घर का रास्ता बहुत छोटा था, पर उस दिन वह लंबा हो गया। कार में स्नेहा की सिसकियां थीं और अभय की खामोशी। खामोशी भी कभी कभी चिल्लाती है, बस कानों को सुनना आना चाहिए। घर पहुंचे तो स्नेहा ने जैसे ही जूते उतारे, वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। अभय ने पानी का ग्लास रखा, पर उसने छुआ नहीं। अभय ने कुर्सी खींची, उसके सामने बैठ गया और मोबाइल निकाला। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभय ने कहा। अब जो भी तुम कहोगी वह सच होना चाहिए। आधा सच भी झूठ ही होता है। स्नेहा ने उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने सिर हिलाया। अभय ने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया। स्क्रीन पर लाल बिंदु चमकने लगा। वह लाल बिंदु अभय को किसी अदालत की मुहर की तरह लगा, निर्दयी पर जरूरी। कह दो, अभय ने कहा। तुमने नौकरी कब खोई, और तुमने मुझे कब कब झूठ बोला? डेविड किम से कब मिली, और क्या क्या हुआ? स्नेहा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने बोलना शुरू किया, टूटे वाक्यों में, सांसों के बीच, सिसकियों के पार। उसने स्वीकार किया कि नौकरी चली गई थी, कि उसने कंपनी का नाम गढ़ा था, कि वह रोज निकलती थी ताकि वह बेरोजगार पत्नी न कहलाए। उसने बताया कि डेविड ने पैसे दिए, और फिर वह मुलाकातें बढ़ती गईं। उसने बताया कि एक दिन होटल में। उसने शब्द पूरा नहीं किया, लेकिन अर्थ कमरे में भर गया। अभय ने रिकॉर्डिंग बंद की। उसके हाथ की उंगलियां ठंडी थीं। उसने मोबाइल टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। वह खिड़की के पास गया। बाहर शाम उतर रही थी। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कपड़े सूख रहे थे। एक औरत बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। संसार का सामान्य होना सबसे बड़ा व्यंग्य लगता है जब भीतर कुछ असामान्य टूटता है। पीछे से स्नेहा की आवाज आई, अभय प्लीज, मैं सुधार लूंगी, मैं सब छोड़ दूंगी। अभय ने धीरे से कहा, बिना पलटे, ये छोड़ने उठाने की बात नहीं है स्नेहा, ये विश्वास की बात है। उसने जेब से अपना कार्ड निकाला, वही कार्ड जिससे वह घर के कई खर्च संभालता था। उसने उसे मेज पर रख दिया। फिर स्नेहा का वॉलेट उठाया और उसमें रखे कुछ नोट अलग कर दिए। ये घर के लिए, उसने कहा, बाकी अब नहीं। स्नेहा हकला कर बोली, तुम मुझे काट रहे हो। अभय ने लंबी सांस ली। मैं तुम्हें नहीं काट रहा, मैं उस झूठ को काट रहा हूं जो तुमने हमारे बीच रखा, और मैं अब उसे और नहीं बढ़ने दूंगा। स्नेहा रोती रही। वह उसके पैरों के पास आकर बैठ गई, जैसे किसी पुराने जमाने की नायिका। पर यह कोई फिल्म नहीं थी। यह वह घर था जहां दीवारों पर उनके शादी के फोटो लगे थे, दोनों मुस्कुराते हुए, विश्वास से भरे चेहरे। अभय ने तस्वीर की तरफ नहीं देखा। उसे डर था कि उसकी आंखें कहीं कमजोर न पड़ जाएं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, स्नेहा ने कहा। मैं सच में मैं फंस गई थी। अभय ने धीरे से उसकी तरफ देखा।
फंसना परिस्थितियों में होता है स्नेहा, झूठ बोलना बार बार और किसी और के साथ, यह निर्णय होता है, हर दिन का निर्णय। स्नेहा की आवाज धीमी हो गई। तो अब क्या? अभय कुछ क्षण चुप रहा। उस चुप्पी में उसने अपना पूरा जीवन तौला। उनकी शादी के शुरुआती दिन, स्नेहा का हंसना, साथ खाना बनाना, छुट्टियों की योजनाएं, और फिर पिछले 6 महीने का वह पर्दा जो रोज मोटा होता गया। उसने कहा, अब हम अलग रास्ते सोचेंगे। स्नेहा ने जैसे हवा में हाथ मारा। मत कहो ऐसा, प्लीज। अभय ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक आवाज थी जो उसे भी चुभ रही थी। मैं कल वकील से मिलूंगा, उसने कहा, और हां, तुम्हारे घर वालों को भी बताना होगा। स्नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उसमें डर भी था और एक क्षण के लिए गुस्सा भी। तुम सबको बदनाम कर दोगे मुझे? अभय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत शांत थी। तुमने जो किया उसने हमें बदनाम नहीं किया स्नेहा, उसने हमें तोड़ दिया। रात देर तक घर में रोशनी जलती रही। स्नेहा कभी रसोई में जाती, पानी पीती, फिर वापस आकर कोने में बैठ जाती। अभय ने खाना नहीं खाया। उसे भूख नहीं थी। भूख तो तब लगती है जब मन में जीवन बचाओ। उस रात उसके भीतर जीवन की जगह एक हिसाब बैठा था, सच का हिसाब। आधी रात के बाद स्नेहा ने धीमे स्वर में कहा, अगर मेरे घर वाले आए तो क्या तुम सुनोगे? अभय ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिकाई। उसके भीतर जवाब साफ था, फिर भी उसने उसे शब्दों में ढालने में समय लिया, क्योंकि कुछ जवाबों में हथौड़ा होता है। मैं सुनूंगा, उसने कहा, पर मैं भूल नहीं पाऊंगा। खिड़की के बाहर कहीं दूर से किसी ट्रेन की सीटी आई, लंबी, उदास, जैसे शहर भी किसी के टूटने का शोक मना रहा हो। अभय ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर वकील का नंबर ढूंढा। नंबर अब तक सेव नहीं था। उसने सेव किया और फोन को उल्टा रख दिया। उसने महसूस किया उस एक इमरजेंसी वर्क ट्रिप के संदेश ने जिस दरवाजे को खोला था, अब वह दरवाजा बंद नहीं होने वाला, क्योंकि झूठ का दरवाजा खुल जाए तो हवा में सच की गंध आने लगती है और फिर आदमी उसी गंध के पीछे चलता चला जाता है, चाहे रास्ता कितना ही दुखद क्यों ना हो। कमरे में स्नेहा की सिसकियां थीं और अभय की सांसों में एक ऐसी थकान जो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्हें प्यार के बाद सच चुनना पड़ता है। रात के आखिरी पहर में घर की रोशनी धुंधली हो गई थी, पर भीतर का उजाला नहीं बढ़ा। अभय सोया नहीं। वह कभी सोफे पर बैठता, कभी खिड़की के पास जाकर सड़क देखता, कभी पानी का गिलास उठाकर होंठों तक लाता और फिर बिना पिए रख देता। घर की चीजें अपनी जगह थीं, दीवार घड़ी, किताबों की अलमारी, शादी की तस्वीरें, पर उन्हें देखने वाली आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। जैसे घर वही हो पर आदमी बदल गया हो। स्नेहा बिस्तर के किनारे बैठी रही। कभी कभी वह उठकर धीरे धीरे रसोई तक जाती, वहां कुछ देर खड़ी रहती और फिर लौट आती, जैसे वह अपने ही घर में रास्ता भूल गई हो। उसकी सिसकियां कभी तेज होती, फिर धीमी। अभय ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रुलाई को रोकना कभी कभी असंवेदनशीलता बन जाता है, और उस रात अभय के भीतर संवेदना का बड़ा हिस्सा घायल था, मर नहीं गया था, बस खून से लथपथ पड़ा था। सुबह की पहली धूप बालकनी की रेलिंग पर गिरते ही फोन बजा। अभय ने स्क्रीन देखी। वकील का नंबर नहीं, ससुराल का। उसने कॉल नहीं उठाया। फिर दूसरा कॉल आया, फिर तीसरा, चौथे पर उसने उठा लिया, क्योंकि कुछ संवाद टालने से मिटते नहीं, बस और बड़े हो जाते हैं। अभय बेटा, उधर से स्नेहा की मां की आवाज थी, थकी हुई, कंपती हुई, मगर उसमें एक चिर परिचित अधिकार भी था। स्नेहा ने रात में सब बता दिया। तुमने उसे घर से निकाल तो नहीं दिया? अभय ने बहुत धीरे सांस ली। नहीं मामी, वह यहीं है। तो फिर तुम दोनों बैठो, बात करो। गलती हो गई है बेटा, इंसान है, हो जाती है। तुम गुस्से में कोई गलत कदम मत उठा लेना। वे बोलती रहीं जैसे शब्दों से किसी टूटे हुए प्याले को जोड़ा जा सकता हो। अभय ने कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, आप आ जाइए, पर मैं जो तय कर चुका हूं उसमें बदलाव की उम्मीद मत रखिए। कॉल के बाद घर फिर चुप हो गया। स्नेहा ने बेबस सी निगाह से अभय को देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या सच में खत्म? अभय ने उसके चेहरे पर नजर टिकाई। वो वही चेहरा था जिसे उसने सालों तक अपना घर समझा था, पर अब उस चेहरे पर उसे एक परत दिखती थी
चुनावों की, छिपावों की और उन दिनों की जिनमें वह अकेला समझता रहा कि दोनों साथ हैं। तुमने डेविड को क्या बताया था? अभय ने अचानक पूछा। स्नेहा हड़बड़ा गई। मत पूछो, अब सब बेकार है। नहीं, अभय का स्वर सख्त नहीं था, बस स्थिर था। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने उसे क्या कहानी सुनाई, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया वह सिर्फ धोखा नहीं था, वह एक पूरी कहानी थी जो तुम रोज गढ़ती रही। स्नेहा ने आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा था कि तुम बहुत बिजी रहते हो, कि तुम मुझे समझते नहीं, कि घर में मैं अकेली हो जाती हूं। वो बोलते बोलते रुक गई, जैसे उसे खुद ही अपने शब्दों से शर्म आ रही हो। और मैंने उसे यह भी नहीं बताया कि मैं तुम पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गई हूं। मैंने उसे बस ये कहा कि मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अभय को अपने अंदर कुछ जलता हुआ लगा। वह जानता था, प्यार में लोग अपने साथी की कमियों को दूसरे के सामने बढ़ाकर कहते हैं ताकि अपने अपराध को छोटा कर सकें, पर सुनना अलग बात होती है। सुनते ही आदमी के भीतर एक अनदेखी चोट जागती है। मैं तुम्हारे लिए क्या था? दोपहर तक स्नेहा के घर वाले आ गए। उनके आने की आहट से घर में एक भारीपन उतर आया। सास ससुर के साथ स्नेहा का छोटा भाई भी था, जो अक्सर अभय से हंसी मजाक करता था। आज उसका चेहरा कड़ा था, जैसे वह अपनी बहन की तरफ से लड़ने आया हो, पर भीतर कहीं शर्म भी घुली थी। स्नेहा की मां ने आते ही स्नेहा को गले लगाया और फिर अभय की तरफ देखा। बेटा, तुम समझदार हो, कुछ भी हो, घर बसाने में ही भलाई है। अभय ने सबको बैठाया, पानी दिया। बातचीत के औपचारिक शब्द, कैसे हो, कब आए, सब फीके लग रहे थे, जैसे किसी शव के पास मेहमानों की तरह बैठकर चाय की बात हो रही हो। ससुर ने गला साफ किया। अभय, हमें स्नेहा ने सब बता दिया है, उसकी गलती है, बहुत बड़ी, पर तलाक, ये शब्द हमारे घर में कभी नहीं आया। तुम दोनों जवान हो, गलती सुधारी जा सकती है, हम सब है ना। अभय ने सामने रखी टेबल की लकड़ी को देखा। उस लकड़ी पर हल्की सी खरोंच थी, शायद किसी दिन चाबी गिर गई होगी। उसने सोचा, खरोंचें कभी पूरी नहीं भरती, बस चमकाई जा सकती हैं, पर चमक से खरोंच मिटती नहीं, बस दिखाई कम देती है। अंकल, अभय ने बहुत शांत स्वर में कहा, आपकी बात मैं समझता हूं, लेकिन यहां गलती नहीं है, ये महीनों का झूठ है। स्नेहा की मां तुरंत बोली, उसने शर्म में किया, नौकरी चली गई थी, उसे डर था तो मेरे पास आती। अभय ने कहा, वह रोज घर से निकली, रोज उसने मुझे देखा, रोज उसने झूठ चुना और फिर उसने किसी और के पास जाना चुना। स्नेहा के भाई ने बीच में कहा, पर भैया, बहन को एक मौका। अभय ने उसकी तरफ देखा। मौका किस बात का? कि वह सच बोलना सीख जाएगी, या कि वह अब पकड़ी गई है इसलिए सुधर जाएगी? वह कुछ पल रुका। मौका तब दिया जाता है जब सामने वाला गिर गया हो। यहां उसने रास्ता बदल लिया था, बार बार। कमरे में खामोशी फैल गई। स्नेहा के पिता ने अपनी आंखें पोंछी। उनकी आवाज भर्रा गई, बेटा, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी बेटी का घर मत तोड़ो। अभय के भीतर एक लहर उठी। किसी बुजुर्ग का हाथ जोड़ना आदमी को असहाय बना देता है, लेकिन असहाय होना और कमजोर पड़ जाना दोनों अलग हैं। उसने धीरे से कहा, मैं घर नहीं तोड़ रहा अंकल, घर पहले ही टूट गया था, मैं बस अब उस मलबे में रहने से मना कर रहा हूं। स्नेहा ने रोते हुए कहा, अभय, मैं तुम्हारे साथ थेरेपी चलूंगी, मैं नौकरी ढूंढूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। अभय ने उसकी तरफ देखा, तुम नौकरी ढूंढो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, पर मैं अब वह आदमी नहीं रहा जो हर शाम तुम्हारे लौटने पर पूछता था दिन कैसा गया, और जवाब में झूठ स्वीकार कर लेता था। उसके बाद बातें बढ़ती नहीं, बस घूमती रहीं। स्नेहा की मां कभी गुस्से में, कभी भावुक होकर बोलती, तुम पुरुष हो, तुम्हें तो माफ कर देना चाहिए। स्नेहा का भाई कहता, समाज क्या कहेगा। पिता कहते, एक बार, बस एक बार, और अभय हर बार वहीं लौट आता। ये एक बार नहीं था। अंत में अभय ने वह बात कही जो उसे सबसे ज्यादा कठिन लगी। मैंने स्नेहा का बयान रिकॉर्ड किया है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। स्नेहा ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए डर और घृणा दोनों थे। तुमने रिकॉर्ड किया? अभय ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि अब मैं शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता।
और मैं यह भी नहीं चाहता कि बाद में कोई कहे। अभय ने झूठा आरोप लगाया। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं खुद को बचाने के लिए कर रहा हूं। स्नेहा की मां का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने हमारी बेटी की इज्जत, अभय ने बहुत साफ कहा, इज्जत किसी रिकॉर्डर से नहीं जाती, इज्जत चुनावों से जाती है। उस दिन के बाद घर में दो समानांतर जीवन चलने लगे। एक जीवन कागजों का, वकील, दस्तावेज, बैंक, अकाउंट्स, कानूनी प्रक्रियाएं। दूसरा जीवन भावनाओं का, रात की खामोशी, दिन की औपचारिकता और बीच बीच में स्नेहा की कोशिशें, जो अब अभय को देर से उठी हुई लगती थी। अभय ने सबसे पहले संयुक्त खाते का ढांचा बदला। उसने अपने वे सारे ऑटो पेमेंट बंद कर दिए जो स्नेहा के कार्ड से जुड़े थे। उसके फोन पर बैंक के नोटिफिकेशन आए। कुछ भुगतान असफल हुए। उसने उन्हें देखा और स्क्रीन लॉक कर दी। उसे भीतर से दुख हुआ, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचा। ये कठोरता उसे सहज नहीं थी, पर अब उसे समझ आया, कठोरता भी कभी कभी आत्मसम्मान का रूप होती है। स्नेहा ने डेविड को संदेश भेजे होंगे, यह अभय जानता था, पर उसने उसका फोन नहीं छीनने की कोशिश नहीं की। उसे अब किसी का पीछा करने में रुचि नहीं थी। वह बस उन सीमाओं को खींच रहा था जिनसे उसका मन बच सके। एक शाम स्नेहा ने चुपचाप खाना बनाया। वही दाल, वही चावल, वही अचार। उसने प्लेट अभय के सामने रखी और खुद दूर बैठ गई। अभय ने प्लेट की तरफ देखा। उसे याद आया, शादी के शुरुआती दिनों में स्नेहा उसे अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाती थी और हंसती थी, तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा, मैं हमेशा नहीं रहूंगी। तब यह वाक्य प्रेम था, आज वही वाक्य भविष्य बन गया था। मैंने डेविड से बात बंद कर दी है, स्नेहा ने धीरे से कहा। अभय ने खाना उठाया, फिर रख दिया। ये बात तुमने पहले भी कही थी, उसने शांत स्वर में कहा, और मैं अब इन वाक्यों पर भरोसा नहीं कर सकता। स्नेहा की आवाज कांप गई। तो मैं क्या करूं? अभय ने उसकी तरफ देखा। तुम अपना जीवन बनाओ स्नेहा, सच के साथ, लेकिन मेरे साथ नहीं। वकील ने कागज तैयार किए, तारीखें तय हुई। कोर्ट का नाम सुनते ही अभय के भीतर एक अजीब सी थकान और राहत साथ साथ आई। थकान इसलिए कि अब यह सब सार्वजनिक प्रक्रिया बन जाएगा। राहत इसलिए कि अनिश्चितता का अंत तय दिशा में बदल रहा था। पहली पेशी के दिन शहर का आसमान साफ था। कोर्ट परिसर में धूप भी थी और धूल भी। लोग अपने अपने मामलों में उलझे हुए थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, कोई रो रहा था। अभय को लगा, ये जगह इंसानों के टूटने की स्थायी धरती है। यहां रोज हजारों हम मैं में बदल जाते होंगे। स्नेहा पीले सूट में आई थी। उसके बाल बंधे थे, चेहरे पर मेकअप नहीं था। वह दूर से अभय को देखती रही, जैसे एक पुरानी चीज को नए नाम से पुकारना चाहती हो। अभय ने उसे देखा, फिर अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसे एहसास हुआ, कभी कभी नजरें मिलाने से भी पुरानी स्मृतियां जाग जाती हैं, और वह नहीं चाहता था कि उसकी कमजोर जगहें उसके फैसले के आगे आ जाएं। मध्यस्थता की कोशिश हुई। एक अधेड़ उम्र की महिला काउंसलर ने दोनों को अलग कमरे में बिठाया। उसने कहा, आप लोग सोचिए, विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का होता है। गलती है, अपराध नहीं। अभय ने धीरे से कहा, मैडम, गलती एक बार होती है। यहां झूठ रोज था, और हर रोज का झूठ एक नया निर्णय था। मैं एक रिश्ते में तभी रह सकता हूं जब शब्दों की कीमत हो। काउंसलर ने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा ने रोते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं टूट गई थी। काउंसलर ने अभय से कहा, टूटने पर लोग गलत कर बैठते हैं। अभय ने जवाब दिया, टूटने पर लोग सच बोलते हैं मैडम, सहारा मांगते हैं। वह टूट रही थी तो उसने किसी और की गोद चुनी, और मेरे सामने एक मुखौटा। काउंसलर ने थकी आवाज में कहा, आप बहुत कठोर हैं। अभय ने पल भर में समझ लिया, दुनिया जिसे कठोरता कहती है वह कभी कभी आत्मरक्षा होती है। उसने बस इतना कहा, मैं बस सच्चा रहना चाहता हूं। कई महीनों की प्रक्रिया के बाद तलाक हुआ। दस्तखत हुए, कागजों पर नाम लिखा गया, अभय और स्नेहा, जैसे दो अजनबी। उस दिन अभय ने कोई विजय महसूस नहीं की। वह कोई जीत नहीं थी, यह बस एक बिछड़ना था जो बहुत देर से हो रहा था। स्नेहा के पिता ने जाते जाते अभय के हाथ को छुआ। उनकी आंखें नम थीं। बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे, उन्होंने कहा। फिर जैसे किसी मजबूरी में जोड़ा, हमारी बेटी
उसने बहुत गलत किया। अभय ने सिर झुकाया। मैं उसे बुरा नहीं कहता अंकल, मैं बस उसके साथ नहीं रह सकता। स्नेहा दूर खड़ी थी। उसने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई। शायद उसे समझ आ गया था कुछ शब्द बहुत देर से बोले जाए तो वे प्रार्थना नहीं रहते, बस पछतावा बन जाते। तलाक के बाद अभय ने घर बदल लिया। वही शहर था, पर उसने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। कम सामान, कम दीवारें, कम यादें। पहली रात वहां अजीब सी लगी। वह बिस्तर पर लेटा और छत को देखता रहा। छत नई थी, पर उसकी आंखों में पुराने दृश्य थे। स्नेहा का हंसना, उसका थक कर सो जाना, उसका झूठ बोलकर मुस्कुराना। उसने तकिया उठाया और चेहरे पर रख लिया, जैसे वह अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहता हो। धीरे धीरे उसके दिन व्यवस्थित होने लगे। वह सुबह जल्दी उठता, जॉगिंग पर जाता, ऑफिस में काम करता, लौटकर चुपचाप खाना बनाता। कभी कभी अकेले खाने में अजीब सा लगता, पर वह इस अजीबपन को स्वीकार करने लगा। अकेलापन भी एक ऐसी भाषा है जिसे आदमी सीख ले तो वह उसे तोड़ती नहीं, बनाती है। कुछ महीने बाद एक सहकर्मी ने उसे एक पुस्तक क्लब में बुलाया। अभय पहले हंसा। मैं किताबें पढ़ता हूं, पर क्लब नहीं। फिर एक शाम वह चला गया। वहां कुछ लोग थे, साधारण, अपने अपने जीवन की थकान लेकर। वे किसी लेखक की कहानी पर चर्चा कर रहे थे। अभय ने बोलना नहीं चाहा, पर एक महिला की बात ने उसे छू लिया। उसने कहा, सत्य सबसे शांत चीज है। झूठ हमेशा शोर करता है, बहाने में, डर में, छुपाने में। अभय ने पहली बार महसूस किया किसी अजनबी की बात भी कभी कभी अपने भीतर की उलझन खोल देती है। उस महिला का नाम राधिका था। वह स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बोलने में एक सादगी थी, कोई बनावट नहीं। अगले कुछ हफ्तों में अभय और राधिका की हल्की फुल्की बातचीत होने लगी। किताबों पर, शहर पर, बारिश पर, चाय की दुकानों पर। कोई बड़े वादे नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ एक सहजता। एक दिन राधिका ने कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, पर आपकी चुप्पी में बहुत कुछ होता है। अभय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले बहुत भरोसा किया था, अब शब्दों को सावधानी से छूता हूं। राधिका ने उसे बिना सवाल किए समझ लिया, और यही अभय के लिए नया था। कोई उससे सब कुछ नहीं मांग रहा था, कोई उसे अपराधी नहीं बना रहा था, कोई उसे कठोर नहीं कह रहा था। बस एक इंसान जो सामने वाले की चोट को सम्मान दे रहा था। उसके बाद भी अभय ने जल्दी कोई रिश्ता नहीं बनाया। उसे समय चाहिए था। उसने सीखा, दिल का भरोसा टूटे तो उसे जोड़ने के लिए किसी दूसरे के कंधे से ज्यादा खुद की ईमानदारी की जरूरत होती है। उसने अपने भीतर की कड़वाहट पर काम किया। उसने स्नेहा को गाली नहीं दी, उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम नहीं किया। उसने बस दूरी रखी, और यही दूरी उसे धीरे धीरे शांति देने लगी। एक दिन करीब 1 साल बाद स्नेहा का संदेश आया, मैंने नौकरी पा ली है, मैं सच में बदल रही हूं, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बस धन्यवाद कि तुमने मुझे सच के सामने खड़ा किया। अभय ने संदेश पढ़ा। दिल में एक हल्की सी टीस उठी, क्योंकि इंसान का दर्द भी कभी कभी प्रेम की जड़ से जुड़ा होता है। उसने जवाब नहीं दिया। उसने फोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखा। शाम उतर रही थी। सामने वाले पेड़ पर चिड़ियां लौट रही थी। जीवन अपने ढंग से चलता रहा। कुछ समय बाद राधिका ने एक दिन चुपचाप कहा, अगर कभी आपको लगे कि आप फिर से किसी पर भरोसा कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इंतजार कर सकती हूं। अभय ने पहली बार अपने भीतर एक गर्माहट महसूस की। कोई उसे खींच नहीं रहा, बस साथ चलने की पेशकश कर रहा है। उसने कहा, मैं जल्दी वादा नहीं कर सकता। राधिका मुस्कुराई, वादा नहीं, सच चाहिए। और अभय ने सोचा, बस यही तो सच। समय के साथ अभय और राधिका का रिश्ता धीरे धीरे गहरा हुआ, बहुत धीरे, बिना शोर के। वे साथ में कॉफी पीते, किताबों की दुकान जाते, कभी कभी किसी पुराने संगीत को सुनते। अभय ने पाया, ईमानदार रिश्ता कभी अभिनय नहीं मांगता। उसमें थकान भी स्वीकार होती है, कमजोरी भी, डर भी, बस झूठ नहीं। एक शाम राधिका ने अभय के घर की बालकनी में बैठकर कहा, शादी क्या आपको डराती है? अभय ने देर तक आसमान देखा, फिर कहा, शादी नहीं, झूठ डराता है। वह झूठ जो प्यार के कपड़े पहनकर आता है। राधिका ने धीरे से उसका हाथ छुआ। तो हम झूठ नहीं रखेंगे, चाहे डर हो चाहे शर्म हो, हम बोलेंगे।
अभय की आंखों में नमी आ गई। वह नमी किसी पुराने दर्द की नहीं थी। वह नमी उस राहत की थी जो लंबे समय बाद मिलती है कि शायद दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो सच को बोझ नहीं समझते, उसे घर की तरह मानते हैं। अभय ने बाद में बहुत बार सोचा, उस दिन होटल के बाहर उसका भेजा हुआ वह एक संदेश, वह सिर्फ स्नेहा को घर दौड़ाने वाला संदेश नहीं था। वह संदेश उसे भी उसकी जिंदगी की सच्चाई की तरफ दौड़ा लाया था। उसे उस जगह पहुंचा दिया जहां वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। विवाह का अर्थ उसे अब नए ढंग से समझ में आता था। विवाह सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, विवाह उस भरोसे का नाम है जो तुम्हारे न होने पर भी तुम्हारे लिए सच बचाए रखे। जब सच ही नहीं तो साथ रहना सिर्फ एक समझौता रह जाता है, एक सजाया हुआ खाली कमरा। स्नेहा का चेहरा, उसकी रुलाई, उसके घर वालों के हाथ जोड़ना, सब स्मृति में रह गए। लेकिन अभय ने उन्हें नफरत में नहीं बदला, उसने उन्हें अनुभव में बदल दिया, क्योंकि अनुभव आदमी को कठोर नहीं बनाता, अगर वह चाहे तो उसे ईमानदार बना देता है। एक दिन अभय और राधिका ने कोर्ट मैरिज के लिए फॉर्म भरा, बहुत साधारण तरीके से, कोई बड़ा जश्न नहीं, बस कुछ करीबी दोस्त। राधिका ने उससे कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी रस्म यह होगी कि हम एक दूसरे से कुछ ना छिपाए। अभय ने हंसकर कहा, मैं कभी कभी बहुत चुप हो जाता हूं। राधिका ने कहा, तो चुप रहो, पर झूठ मत बोलना। और अभय ने मन ही मन कहा, हाँ, ये वादा मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये वादा किसी अभिनय का नहीं, अपने होने का है। उस रात नए घर में नई खिड़की के पास खड़े होकर अभय ने शहर की रोशनी देखी। उसे लगा जीवन ने उससे बहुत कुछ छीना, पर उसने उसे एक चीज दे दी, सच की कीमत। उसने धीरे से राधिका की तरफ देखा। वह कमरे में किताबों की अलमारी सजा रही थी। हर किताब को वह ऐसे रख रही थी जैसे उसे उसकी जगह दे रही हो। अभय ने सोचा, रिश्तों में भी यही तो चाहिए, हर बात को उसकी जगह, हर सच को उसका सम्मान। बाहर हवा चली, पर्दा हल्का सा हिला। अभय के भीतर एक शांत भाव उतरा, ऐसा भाव जो किसी जीत का नहीं, किसी समझ का होता है। उसने अपने टूटे हुए भरोसे को पूरी तरह वापस नहीं पाया था, पर उसने भरोसा करने की एक नई सच्ची वजह जरूर पाली थी। और कभी कभी यही काफी होता है, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती, वो उस सच की कहानी होती है जिसे दोनों रोज चुनते हैं, बार बार, बिना थके। अभय ने उस सच को चुना था और उसी चुनाव में उसने अपना घर फिर से बना लिया था।